हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th NCERT बायो का चैप्टर। इसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो आनुवांशिकता है उसका वास्तव में आणविक आधार क्या है। ठीक है, जैसे परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, मतलब एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो मॉलिक्यूल लेवल का आधार क्या है ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी के कुछ लेक्चर पढ़े हुए थे, तो यहाँ मैंने ये नोट कर दिया था कि कुछ कुछ डीएनए से रिलेटेड बात उसमें भी होती है। तो यहाँ ये थोड़ा सा वर्ड का मतलब है, तो ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, मतलब रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में ये है कि चूंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वायरल जीनोम के रेप्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे हमने उसमें डिटेल में समझा ही था। ठीक है, किसी बैक्टीरियोफेज वगैरह अटैक करता है बैक्टीरिया पे, तो वो उसको कैंची वगैरह काट देता है, तो रेस्ट्रिक्ट कर देता है ना वायरल जीनोम के रेप्लिकेशन को। ठीक है, या फिर हाँ, ये भी बात सही है कि जिस साइट पर काटता है उसे रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। चूँकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम किया है ना इस साइट पर, सो ऐसा नाम। ठीक है, अब बाकी हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे दी सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल की, जेनेटिक मटेरियल की आगे सर्च कैसे कैसे हुई। फिर पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड, फिर पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद जेनेटिक कोड, फिर ट्रांसलेशन, फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट, और लास्ट में पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लोग गलत कर देते हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि आप मुझसे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के टॉपिक पे तो लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर में, लेकिन ये लास्ट के दो टॉपिक है एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो इसके मैंने इतने इतने अच्छे आसान से तरीके बना दिए हैं आपको कि आपको सब याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो चैप्टर में बोला जा रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न्स। फिर पहली बार से चैप्टर में, इससे पहले वाला मेंटल वाला चैप्टर था। ठीक है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि आप जो पढ़ चुके हैं द इनहेरिटेंस पैटर्न, आप जो सीख चुके हैं इनहेरिटेंस पैटर्न का क्या आनुवंशिकता का क्या पैटर्न रहता है, एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न, और सच पैटर्न का जेनेटिक बेसिस क्या है। ठीक है, तो जो कि फैक्टर था ना, मेंडल ने फैक्टर बताया था। एट द टाइम ऑफ मेंडल के समय में द नेचर ऑफ दोज फैक्टर। अब ये कह रहे हैं कि मेंडल के समय में द नेचर ऑफ दोज फैक्टर की, उन फैक्टर का नेचर क्या था, आखिर वो फैक्टर थे क्या, उनका नेचर क्या था, वो प्रोटीनियस नेचर थे या फिर कोई न्यूक्लिक एसिड थे, क्या थे। तो ये जो है रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बाय नॉट क्लियर, मतलब जो इनहेरिटेंस के पैटर्न को जो रेगुलेट कर रहे थे फैक्टर उनके अकॉर्डिंग, तो उनका नेचर क्लियर नहीं था उस समय। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर, और 100 साल से ज़्यादा सालों के बाद, द नेचर ऑफ द पोटेटिव जेनेटिक मटेरियल। पोटेटिव का मतलब होता है जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही हो, या फिर हम जानना चाह रहे थे कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल किस नेचर का रहेगा। तो 100 सालों से भी ज़्यादा के बाद क्या हुआ कि जो नेचर ऑफ द पोटेटिव जेनेटिक मटेरियल था बाद इन्वेस्टिगेटेड हो गया और कल्मिनेटिंग, जिससे पराकाष्ठा समापन पर पहुंच गया इन द रियलाइजेशन दैट, और ये इस बात का रियलाइज हुआ कि दैट की डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, इज द जेनेटिक मटेरियल है एट लीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कम से कम ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में तो कह ही सकते हैं, क्योंकि डीएनए ज़्यादातर में होता है जेनेटिक मटेरियल, कुछ में आरएनए होता है। ठीक है, इन क्लास 11th यू हैव लर्न, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं दैट्स न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स, ये बायोमोलिकुलर चैप्टर की बात कर रहे हैं
कि आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। वैसे मैंने जो है इस बात को आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताता चला हूँ कि जो बसपा BSP मतलब बेस सुगर फास्फेट तीनों को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बनता है, वही यूनिट होती है, ठीक है, DNA या RNA की। ठीक, खास तो हम DNA की बात करें तो DNA क्या क्या चलो अभी, ठीक है। अब जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब RNA आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं फाउंड इन लिविंग सिस्टम में जो पाए जाते हैं। DNA एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दोबारा इन्होंने फिर इस बात को बोल दिया कि भैया ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में पूछा जाए कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह कौन काम करता है, DNA या RNA, तो DNA करता है, ठीक है। अब देखो RNA की देखो कितना स्पेशल बात होने वाली है। RNA दो इट ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, कहना है RNA भी वैसे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन इन सम वायरसेस, कुछ ही वायरस में भी, सब में नहीं, सम वायरस में, ध्यान रखना। मोस्टली फंक्शन एज ए मैसेंजर, और उसमें भी RNA जे के जो ज़्यादातर काम जो रहते हैं ना वो मैसेंजर के रूप में रहते हैं, मतलब मैसेंजर RNA के रूप में रहता है ज़्यादातर ये। RNA हैज एडिशनल रोल एज वेल, RNA कुछ एडिशनल रोल भी करता है, जैसे इट फंक्शन एज एडेप्टर स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस कैटालिटिक मोलिक्यूल। जैसे एडेप्टर की बात की जाए तो ये ट्रांसफर RNA की तरफ इशारा करना चाहते हैं, क्योंकि tRNA जो होता है वो एडेप्टर मोलिक्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। जब ट्रांसलेशन प्रोसेस हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एडेप्टर नाम इसको क्यों दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है अमीनो एसिड को एडेप्ट करता है, ठीक है। फिर जाकर के राइबोसोम पर लगाता है जिससे कि प्रोटीन बनते चले जाते हैं, वो पूरा प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसका एडेप्टर बोला जाता है, ठीक है। ट्रांसफर RNA, स्ट्रक्चरल RNA कौन होता है, राइबोसोमल RNA को स्ट्रक्चरल RNA बोला जाता है, ठीक है। एंड इन सम केसेस एज कैटालिटिक रोल, कैटालिटिक मॉलिक्यूल, और राइबोसोमल RNA होता है वो एक कैटालिस्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है। कहते नहीं ऑल एंजाइम्स ऑल प्रोटीनियस इन नेचर, लेकिन ये बात गलत साबित हो गई, कुछ दिनों पहले ही हुई है, क्योंकि एक राइबोजाइम नाम का ऐसा एंजाइम खोजा गया है जो कि जिसका नेचर प्रोटीनियस नहीं था, कैसा था, न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है। इन क्लास 11th तो राइबोसोम RNA कैटालिटिक की तरह काम करने लगा और स्ट्रक्चरल की तरह, ट्रांसफर RNA के रूप में हुआ तो अडेप्टर की तरह काम करने लगा, और मैसेंजर की तरह तो ज़्यादातर करता ही करता है, ठीक। ये कहना चाह रहा है ये कि RNA जो है डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट वर्क करता है, ठीक। इन क्लास 11th में यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, और बायोमोलिकुलर चैप्टर में हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर डिटेल में देखा है, एंड द वे दीज मोनोमर्स यूनिट्स आर लिंक्ड, और किस तरीके से वो मोनोमर्स जो है, मोनोमर यूनिट मतलब ये न्यूक्लियोटाइड जो है कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बनाने के लिए। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। अब इस चैप्टर में हम DNA का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, वार्तालाप करने जा रहे हैं, इट्स रेप्लिकेशन देखेंगे क्योंकि कैसे वो रेप्लिकेट कर रहा है, कैसे डुप्लीकेशन कर रहा है, मतलब कैसे वो डबल हो रहा है, अमाउंट उसकी डबल कैसे हो रही है, ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग, मतलब डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग RNA फ्रॉम DNA से RNA कैसे बनता है, DNA से RNA बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जैसे DNA से DNA बनना को या तो रेप्लिकेशन बोल दे या डुप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे RNA से RNA बनेगा वो भी डुप्लीकेशन बोल दो या रेप्लिकेशन, लेकिन जब DNA से RNA बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमेक्रिप्शन, ठीक है। द जेनेटिक मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड, मतलब जेनेटिक कोड जो कि ये निर्धारित करता है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहने वाला प्रोटीन्स में, इन प्रोटीन्स में। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक। मतलब ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन किससे कहते हैं, RNA से, मैसेंजर RNA से प्रोटीन को बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। दरअसल कह सकते हैं कि RNA से प्रोटीन बनने को, क्योंकि RNA भी कई प्रकार के सब इन्वॉल्व होते हैं ना प्रोटीन बनाने में। एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस बनी इसका एलिमेंट्री लेवल पर रेगुलेशन कैसे हुआ,
वो सब देखेंगे हम डिटेल में, ठीक है। दिस डिटर्मिनेशन निर्धारण करेंगे किस चीज़ का, दिस डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, और ह्यूमन जीनोम के कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का डिटर्मिनेशन करेंगे ड्यूरिंग लास्ट डिकेड, जो कि पिछले दशक में हुआ था। हैज सेट इन ए न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स, जिसने जो कि एक हैज सेट जिसने कि सेट कर दिया है न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स का एक नया एरा। इन द लास्ट सेक्शन में द इसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, लास्ट सेक्शन में क्या हुआ था कि इसेंशियल्स मतलब जो आवश्यकताएं ज़रूरतें पड़ी थी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग की एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, और फिर उसके क्या परिणाम हुए विल आल्सो भी डिस्कस, वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो कहना चाह रहे हैं कि लेट अस आओ बिगिन करते हैं आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल क्या है लिविंग सिस्टम, तब क्या डीएनए है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो जनरली हम ऐसे ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे, हम सोचेंगे बस एनसीईआरटी ऐसे बोल रही है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। दैट इज़ द डीएनए। इन सब्सिक्वेंट सेक्शन आने वाले सेक्शंस में क्या करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड, हम समझेंगे दैट व्हाई इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। अब ये भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल कौन सा, डीएनए या आरएनए, तो डीएनए, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा रुचिकर है यही, ठीक है। एंड वाइस्टा इट्स रिलेशनशिप इट विद आरएनए, और आरएनए के साथ इसकी क्या रिश्तेदारी है, क्या रिलेशन है, ठीक है, ये सब देखेंगे, ठीक। आप जो है इससे पहले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना, जैसे इसके फुल फॉर्म में अगर कन्फ्यूजन हो सकता है कभी कभी, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, राइबोस नहीं होता है। जबकि जब शुगर का नाम हम बोलते हैं नहीं तो राइबोस करके बोलते हैं, भाई मैंने लिखा है कि जबकि शुगर का नाम बोलेंगे तो ऑब्वियसली बो ना आकर के बॉस आएगा, मतलब राइबो ना आकर के राइबोस आएगा, ठीक है। जबकि ये मत सोचना कि राइबोस शुगर होती है तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, इसकी फुल फॉर्म में तो डीऑक्सी राइबो ही बोलेंगे, ठीक है, राइबोस नहीं। अच्छा, अब देखो कुछ हैं प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स में ये एडेनिन साइटोसिन वगैरह सब होती हैं, यूरिसिल वगैरह, उनके स्ट्रक्चर को याद रखने के मैंने कुछ तरीके बनाए हैं। तो वैसे तो यहाँ जो है बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में केवल 2 ही बेस दिखाए गए हैं, तो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्हीं 2 के पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो है अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी में सभी दिखाए गए हैं, सभी के स्ट्रक्चर हैं, तो वहाँ से खैर स्ट्रक्चर लेवल का ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप याद रखना चाहें तो कुछ मैंने तरीके बना दिए हैं। जैसे आप क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे या तक पहचान लोगे, जैसे एडेनिन एंड साइटोसिन एडेनिन एंड साइटोसिन, एडेनिन एंड साइटोसिन दैट इज AC के साथ NH2 ग्रुप पाया जाता है, ये ध्यान रखना। एडेनिन साइटोसिन में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, NH2 ग्रुप पाया जाता है। AC कैसे क्यों कहा मैंने, क्योंकि उनका एक लेटर उठा लिया, A और C के साथ NH2 ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। अब इसको ध्यान कैसे रखें, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के शुरू वाले 2, ठीक है। जैसे प्यूरिन्स में क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, पिरिमिडिन्स में 3 पाए जाते हैं, कौन कौन से, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, जिसमें से किसी एक टाइप के जेनेटिक मटेरियल में 2 ही प्रकार के पिरिमिडिन्स होंगे, ठीक है। जैसे डीएनए है तो वहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन होगा और क्या होगा, थायमिन हो जाएगा, साइटोसिन और थायमिन, यूरेसिल नहीं होगा, ठीक है। जबकि बाहर जाएंगे क्या कहते हैं आरएनए में, तो साइटोसिन और यूरेसिल हो जाएगा थायमिन की जगह, ठीक है। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसमें से।
और देखो प्यूरिन डबल रिंग वाले होते हैं, जैसे पहचानना प्यूरिन का मतलब एडेनिन ग्वानिन जो होंगे वो डबल रिंग वाले होंगे, डबल रिंग बनाई हुई दिखाई देगी। वो बात अलग है, एक 5 की हो एक 6 की हो, लेकिन 2 रिंग दिखाई देंगे ये, क्योंकि पिरिमिडिन सिंगल रिंग वाले होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। देखो प्यूरिन नाम छोटा है लेकिन रिंग डबल है, ये ध्यान रखना। पिरिमिडिन नाम बड़ा है लेकिन रिंग एक ही है, मतलब कम रिंग है, एक ही रिंग है। ठीक, और बाकी जो आगे देख लो थोड़ा। AGC एंड यूरेसिल के लिए NH2O NH2NO याद रखें। आगे तो स्ट्रक्चर पहचान लोगे। ठीक है, कहने का मतलब एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल के लिए क्रम से NH2O NH2 और O याद रखें। ठीक है, जिसमें मैंने A और C का बता ही दिया। देखो NH2 और NH2 आ रहा है, G और यूरेसिल में O आ रहा है। आगे कैसे पहचान लूँगा, उसमें दूसरा चेक हम ये करेंगे ऑप्शन एलिमेंट करने के लिए कि अगर प्यूरिन होगी तो वो डबल रिंग वाली होगी, पिरामिड होंगे सिंगल रिंग वाली होगी। तो ये 2-3 इन्फॉर्मेशन से आप ऑप्शन एलिमेंट करके आप पहचान सकते हैं कि कौन प्यूरिन है, कौन पिरामिडियन है, कौन साइटोसिन है, यूरेसिल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया इतना। ठीक, अब जो है देखो मैंने बताया था कि ट्रांसफर आरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और एक नाम और होता है इसका सॉल्युबल आरएनए, एडेप्टर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए। ठीक, देखो सॉल्युबल कैसे ध्यान रखना है, जैसे एक अक्सर सुनाई होगा ना, ठीक है, कि सख्त लोंडा पिघल गया कोड पढ़ने से पहले ही। तो पिघल गया मतलब सॉल्युबल हो गया, और कोड वगैरह पढ़ने को, कोड जब पढ़ा जाता है तो ट्रांसफर आरएनए नहीं पढ़ता है। ठीक है, अब इसका मैंने एक एनालॉगी बनाई है वहाँ, बड़ी ज़बरदस्त एनालॉगी है। ट्रांसफ़र आरएनए को दूल्हा बना दिया, अमीनो एसिड को क्या बना दिया, दुल्हन, मतलब अमीनो एसिड। तो दुल्हन को अपने कंधे पर बिठाकर एडेप्ट कर लिया था। तो ये एडेप्ट करता है अमीनो एसिड को, इसलिए इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। अभी मैंने बताया भी था एडेप्टर क्यों बोलते हैं। ठीक, अब ठीक है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें बताया जाएगा। जबकि बाकी कोई भी बैक्टीरियोफेज हो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। एग्जाम्पल जैसे 5174 में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, बाकी मोस्टली बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, बस क्यूबी बैक्टीरियोफेज ध्यान रखना है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, ये ऐसा बैक्टीरियोफेज है। जबकि बाकी कोई भी बैक्टीरियोफेज जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, उसमें भी 5174 में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, बाकी मोस्टली में बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ठीक, 5174 में वन आ रहा है, वन का मतलब क्या होता है, सिंगल, तो सिंगल स्ट्रैंड, तो एस से वन, ये मैंने रेड से सर्किल कर दिया याद रखने के लिए है। ठीक है, 174 में वन से ध्यान रखना कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रखता है। ठीक है, मतलब याद करने का तरीका बता रहे हैं, इसमें ये नहीं कि जब बना गया वहाँ इसका मतलब सिंगल स्टैंड डीएनए नहीं रखेगा। ठीक है, और बाकी जो है मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ अभी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपके थोड़ा बहुत आंसर के बारे में क्वेश्चन है, तब भी आप उसको पढ़ लो। जैसे ये है देखो, बहुत अच्छी मैंने ट्रिक बनाई है। इसमें आपको सब ध्यान रखिएगा कि किसमें सिंगल स्टैंड डीएनए होता है, किसमें डबल स्टैंड डीएनए होता है, किसमें सिंगल स्टैंड आरएनए होता है, किसमें डबल स्टैंड आरएनए होता है। और वो ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है। ठीक है,
इसमें एनसीईआरटी के बाहर के भी कवर हो जाते हैं काफ़ी। DDR-624, DDR-624। इसमें DDR में एक तो याद ध्यान है, DDR के साथ ध्यान रखना 212। अब DDR का क्या मतलब है, एक डी का मतलब शुरू वाले डी का मतलब डबल स्टैंड DNA, दूसरे डी का मतलब है सिंगल स्टैंड DNA। मतलब शुरू के तो हैं DNA लेकिन क्रमशः डबल स्टैंड है फिर सिंगल स्टैंड है। ध्यान रखना, पहले डबल, पहले एकदम मजबूत वाला वो डबल वाला, ऐसे ध्यान रखना, वैसे ही बस नाम के लिए मजबूत वाला ऐसे ही। डबल स्टैंड DNA, सिंगल स्टैंड DNA। फिर R से ध्यान रखना ये। अब फिर पहले डबल लिया था डबल वाला, अब डबल वाले DNA दोनों खत्म हो गए, डबल स्टैंड DNA मतलब DNA दोनों प्रकार के खत्म हो गए, डबल स्टैंड DNA, सिंगल स्टैंड DNA। अब RNA आना शुरू हुआ, तो इस R का मतलब डबल स्टैंड RNA, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस हम 3 टाइप को याद रख कर लेंगे, बाकी जो इसके इनके अलावा जो भी पूछा जाएगा सब में सिंगल स्टैंड RNA बोल देना। 624 ये क्या है, ये है कि डबल स्टैंड DNA 624। डबल स्टैंड DNA के 6 एग्जाम्पल है, सिंगल स्टैंड DNA के 2 एग्जाम्पल है, फिर डबल स्टैंड RNA 4 एग्जाम्पल है, ठीक है। और 212 इसलिए कहा है भाई, सिंगल स्टैंड, वो डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड। अब देखो इस 6 को भी मैंने तरीका बना दिया, जैसे AHP, जैसे मेरा नाम हरेंद्र प्रताप सिंह है पूरा, ठीक। तो या हरेंद्र प्रताप को कोई शॉर्ट में HP बोलेगा तो बोलेगा AHP, ठीक है। मेरा दोस्त अगर मैं उसको बुलाएगा तो ऐसे बुलाएगा AHP। तो A फॉर एडिनो वायरस, H फॉर हर्पीज वायरस, P फॉर पॉक्स वायरस, ठीक है। AHP से 3 याद हो गया, बाकी 3 बचे। 3 फेजेस हैं, कॉलीफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस, साइनोफेजेस। कॉलीफेज में कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 6, 7। 2 से गिनती शुरू करना और 5 को छोड़ देना बीच में और 7 तक जाना। मतलब ध्यान रखना कि 7 दिनों के नाम लेने हैं, लेकिन पहला दिन छोड़ देना, 5वां दिन छोड़ देना। तो 2, 3, 4, 6, 7 मतलब कॉलीफेज 2, कॉलीफेज 3, कॉलीफेज 4, कॉलीफेज 6 और कॉलीफेज 7। ये सब के सब डबल स्टैंड DNA होते हैं। और दूसरा बैक्टीरियोफेज में, मोस्टली बैक्टीरियोफेज ध्यान रखना कि ज़्यादातर बैक्टीरियोफेज में DNA होता है, ठीक। और साइनोफेजिस, ये तो समझ रहे हैं ना। कॉलीफेज का क्या मतलब हुआ, कॉलीफेज का मतलब होता है, कॉली मीन्स इश्चेरिचिया कोलाई, मतलब जो कि इश्चेरिचिया कोलाई पर अटैक करते हैं जो वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो किसी भी और प्रकार के मतलब बैक्टीरिया पर करते हैं जनरली, वो बैक्टीरियोफेज हो गए किसी भी बैक्टीरिया पर। साइनोफेजिस, साइनो मतलब साइनो बैक्टीरिया से बिलुगुरिन वगैरह होते हैं, मतलब साइनो बैक्टीरिया पर जो अटैक करते हैं साइनोफेजिस हो जाते हैं। मोनेरा में जो प्रेजेंट उनको खाने वाले, ठीक है। मोनेरा प्रेजेंट ऐसे ध्यान मत रखें, ऐसे ध्यान रखें साइनो बैक्टीरिया ध्यान रखें, ठीक है। जैसा कि नाम है साइनो, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ये एक्स्ट्रा है। ये मोनेरा वाला टर्म सही नहीं है कि मोनेरा में तो साइनो बैक्टीरिया के अलावा और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन जिस हिसाब से वैसे आप आंसर दे देना, जिस हिसाब से उसका नाम है वो चीज़ याद रखें, ज़्यादा सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट वाली, ना कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। जो ज़्यादा क्वेश्चन लगाए हुए होते हैं वो तो समझ जाते हैं कॉमन सेंस से, लेकिन फिर ऐसे बच्चे एकदम कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक। अब देखो, अब 6 होगा, ये डबल स्टैंड DNA होता है। और देखो एक हमें सिंगल स्टैंड DNA होता है, वो है 5174 और S13 E कोलीफेज। इसमें सिंगल स्टैंड DNA होता है, जिसमें 5174 आपके सिलेबस में है भी दिया है। तो 5174 मैंने अभी बताया था, इसके 1 से ध्यान रखना सिंगल स्टैंड, और S13 E कोलीफेज। अब देखो कोलीफेज में भी एक एक्सेप्शन आ गया, देखो कोलीफेज में 2, 3, 4, 6, 7 थे, लेकिन यहाँ पर ये वाला कौन सा कोलीफेज है, ये S13 E कोलीफेज है। तो S13 E कोलीफेज में सिंगल स्टैंड DNA है, जबकि कोलीफेज 2, 3, 4, 6 और 7 में, इन 5 प्रकार के कोलीफेज में डबल स्टैंड DNA है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में मैंने मोस्टली में लिखा था डबल स्टैंड DNA, क्यों, क्योंकि देखो एक तो NCERT में सिंगल स्टैंड DNA का एग्जाम 5174 बैक्टीरियोफेज दिया, और एक बैक्टीरियोफेज और है जो मैंने अभी भी इससे पहले बताया था, मतलब इससे पहले जब चैप्टर अभी पढ़ा रहा था तब मैंने नोट करके भी लिख दिया, ये भी NCERT में दिया है। ये क्यूबो बैक्टीरियोफेज, ये भी एक बैक्टीरियोफेज है, लेकिन एक ऐसा बैक्टीरियोफेज है इसमें जेनेटिक मटेरियल DNA ना और RNA होता है,
और 5174 बैक्टीरियोफेज। ये यहाँ मत लिखो क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि इसमें भी क्या आरएनए होता है, ठीक है, वो मैंने बता दिया अलग से। बस के ये ध्यान रखा कि क्यूब बैक्टीरियोफेज एक ऐसा होता है जिसमें डीएनए ना होकर आरएनए होता है, ठीक है। ये वाला अलग लिखा है एनसीईआरटी ने, जहाँ सिंगल या डबल स्टैंड ने कुछ बात नहीं की, बस ये बोल दिया कि आरएनए पाया जाता है। आप ऐसे ही आप ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। एंड 5174 बैक्टीरियोफेज भी वैसे एनसीईआरटी नहीं बताया, लेकिन इसका ये भी बता दिया है कि सिंगल स्टैंड होता है और उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब बचा आपका डीडीआर में आर बचा, मतलब डबल स्टैंड आरएनए। डबल स्टैंड आरएनए में अब 6 हो गए एग्जाम्पल, डबल स्टैंड डीएनए के, सिंगल स्टैंड डीएनए के 2 हो गए, अब डबल स्टैंड आरएनए के 4 एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल को ऐसे ध्यान रख लो, 2 को जोड़े में याद रखो, शुरू के 2 को एक जोड़े में लेगो। रियो रिट्रो, ऐसे बोलो, रियो रिट्रो, रियो वायरस और रिट्रो वायरस। रिट्रो में ना मोस्टली कहना, रिट्रो में सभी नहीं, मोस्टली। और फिर माइकोफेजिस और WT वायरस, बाउंड ट्यूमर वायरस बोलते हैं इसको। और ये माइकोफेजिस, माइको मतलब समझ, जैसे माइकोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फंजाई, तो मतलब फंजाई पे जो अटैक करेंगे वायरस, वो माइकोफेजिस हो गई। तो इन 4 टाइप के में क्या होता है, डबल स्टैंड आरएनए। अब देखो कुछ रेट्रोवायरस ऐसे होते हैं, दैट इज सम रेट्रोवायरस सिंगल स्टैंड आरएनए रखते हैं। एग्जाम्पल ऐसे HIV है, मॉलिक्यूल 2 रखता है आरएनए के, लेकिन स्टैंड सिंगल ही होता है, ध्यान रखना। HIV, ये HIV एक रेट्रोवायरस है, तो मोस्टली रेट्रोवायरस डबल स्टैंड आरएनए रखते हैं, ठीक। बाकी ये बड़ी काम की चीज़ है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं डीएनए, ठीक है। कहते हैं हम देखो एकदम से लिखा डीएनए। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये मोनोमर होता है या पॉलीमर, क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर के बना होता है, और मोनोमर को बोलते हैं क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। आरएनए के पॉलीमर क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, ठीक। नॉर्मली तो हम न्यूक्लियोटाइड भी बोल देते हैं, लेकिन पूरा अच्छे से अगर बोलें तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और आरएनए के मोनोमर को बोलेंगे, मतलब आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे मतलब डी नहीं, क्या बोलेंगे, केवल राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, या डीऑक्सी। द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर्स। अब ये बात इन्होंने क्यों बोली है, जैसे मान लो अगर सिंगल स्टैंड है तो उसमें तो हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देख लेंगे, और अगर वो डबल स्टैंड है तो न्यूक्लियोटाइड पेयर के रूप में बोलेंगे। तो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लेंथ किस टर्म में डिफाइन की जाएगी, अरे भाई जितने ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोटाइड लगे रहेंगे उतनी लंबाई उसकी डीएनए की लेंथ उतनी ज़्यादा होगी। या डबल स्टैंड है तो जितने न्यूक्लियोटाइड के पेयर लगे होंगे, मतलब इनको बेस पेयर्स बोलते हैं, बेस पर जितने ज़्यादा होंगे तो बोल देंगे कि साहब डीएनए की लंबाई उतनी ज़्यादा है, ठीक है। अभी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है वो समझ लो कि वैसे तो न्यूक्लियोटाइड में बेस शुगर एंड फास्फेट तीनों होंगे, लेकिन फिर भी न्यूक्लियोटाइड की जोड़ी को बेस की जोड़ी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्टैंड दूसरे स्टैंड से तो बेस के द्वारा ही जुड़ती है, ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। बेस पेयर्स इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जुड़ता तो एक स्टैंड के दूसरे स्टैंड से, एक स्टैंड का न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्टैंड के न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो वो डायरेक्टली तो बेस के द्वारा ही जुड़ता है ना, अपने बेस वाले कंपोनेंट के द्वारा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, बेस शुगर फास्फेट, तो जुड़ता तो बेस के द्वारा है ना, तो बेस पेयर बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड पेयर नहीं बोलते, ठीक है। दिस आल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो है एक ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, लक्षण होता है। लक्षण क्या होता है, ये लक्षण कि किसी में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, मतलब किसी में डीएनए छोटा होगा, किसी में बड़ा होगा, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बैक्टीरियोफेज नोन एज 5174, जैसा अभी हमने देखा था
5174 हैज 5386 5386 या 5386 कैसे भी बोल लो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। 5386 देखो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे 5174 में 5 आ रहा है तो 5 में फा आ रहा है, जैसे 5 में फा आ रहा है, 5 में भी फा आ रहा है, तो ऐसे ध्यान रख 5386। तो ऑप्शन सामने होंगे तो थोड़ा मतलब इससे याद आ जाता है, ठीक है। बाकी तमाम तरीके होते हैं, जैसे अगर कुछ देर आप एक एक्सरसाइज कर लोगे कि जैसे आपका दोस्त बैठा हो तो आप बोलो 53, वो बोलेगा तेज से 86, तो बोलो फिर 53, बोलो 86, तो ऐसा कर करके ये रिफ्लेक्स में आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कैसे याद रखो आप, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं। अब यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में एक्सपेक्ट क्यों बोला, क्योंकि मैंने बता ही चुका हूँ बैक्टीरियोफेज क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है इसमें। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए तो पेयर की बात थोड़ी की जाएगी, ठीक है। बैक्टीरियोफेज लैम्बडा, अब बैक्टीरियोफेज लैम्बडा ये नॉर्मल बैक्टीरियोफेज होगा तो इसमें तो डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा ही होगा। उसमें होते हैं 48 50 2, ऐसे ध्यान रखता हूँ मैं तो, वैसे तो 48,502 हुए ना, 48,502 बेस पेयर्स या पीपी जिसको शॉर्टकट में बोल देते हैं। लेकिन मैं ध्यान कैसे रखता हूँ, जैसे 48 50 2 तीन टुकड़ों में इसको तोड़ता हूँ कि 48 से 50 कब बनेंगे, जब हम 2 जोड़ेंगे। तो इस पूरे जब हम सेंटेंस को बोलते हैं ना, तो उसमें जो जो सीक्वेंस में आ रहा है उनको सीक्वेंस में लगा दो। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ 48 में 50, मतलब दोबारा बोल रहा हूँ सही से, 48 से मुझको 50 बनाने हैं तो 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस में 48 आया, फिर 50 आया, फिर 2 आया, तो 48 50 2 ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से 48 पहले है, 50 पहले नहीं है, ध्यान रखना। 5386 में भी छोटा वाला पहले है, ठीक है। जैसे 53 86 में 53 छोटा होता है, 86 से वो पहले है। याद करने के तरीके हैं ये, कैसे ध्यान रख सकते हो आप। इस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, हैज़ 4.6 इन 10⁶ बेस पेयर। मतलब 10⁶ का मतलब क्या, मतलब ये मिलियन में बात चल रही है, मतलब 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं किसमें, इस्चेरिचिया कोलाई में। एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, और ह्यूमन डीएनए का अगर हम हैप्लॉइड कंटेंट लिया जाए, मतलब एक सेट की बात की जाए, तो कितने बेस पेयर होते हैं, डबल स्ट्रैंड तो होता ही अपना डीएनए ह्यूमन का, तो कितने बेस पेयर होते हैं, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। यहाँ बिलियन में बात चल रही, अरब में बात चल रही, मतलब 3.3 अरब बेस पेयर होते हैं हम में, ठीक है। और लेट अस नाउ डिस्कस करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सच ए लॉन्ग पॉलीमर। इस प्रकार कितने ज़्यादा लंबे पॉलीमर के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। देखो इस्चेरिचिया कोलाई में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ध्यान रख लेना। जैसे इस्चेरिचिया कोलाई में डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या होती है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4, 1 से 4 डीएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जीन की संख्या होती है 4000, ठीक है। मतलब ऐसे ध्यान रख सकते, 1 से 4 डीएनए तो 4, 1 से 4 डीएनए तो 4 डिजिट का ही एक चीज़ 1000 में आ गई क्या, जीन कितने 4000, याद रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखने जा रहे हैं कैसे। लेट अस रिकैपिचुलेट, अब संक्षेप में दोहराते हैं कि आबादी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो डीएनए की या आरएनए की हम जो बात कर रहे हैं उसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है। ए न्यूक्लियोटाइड हैज ए 3 कंपोनेंट, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। ए नाइट्रोजनस बेसिस, ये नाइट्रोजन रखने वाला बेस होगा। ये पेंटोस शुगर होगी, 5 कार्बन रखने वाली शुगर होगी जो कि राइबोस होगी इन केस ऑफ आरएनए, और डीऑक्सी राइबोस होगी और डीएनए। एंड ए तीसरा क्या होगा, एक फास्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। भाई तो मैंने बताया बसपा, ध्यान रखने का तरीका, बसपा बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, याद रखने के लिए है बस, ठीक है। बेस शुगर फास्फेट, बीएसपी बेस शुगर फास्फेट, बेस मतलब नाइट्रोजन बेसिस, शुगर मतलब पेंटोस शुगर, फास्फेट तो फास्फेट हो गया ग्रुप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस भी 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं। अब प्यूरिन्स में क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो प्यूरिन्स में इसे ध्यान रखो AG, जैसे गांव में जो महिला अपने पति को बुलाती है AG, नाम नहीं लेती हैं, बुलाती हैं AG। तो प्यूरिन्स कौन से हैं, AG एडेनिन और ग्वानिन। एंड पिरिमिडिन्स कौन से हैं, 3 हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन।
पिरिमिडिन 3 होते हैं, लेकिन किसी एक टाइप के जेनेटिक मटेरियल में, एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड में एक ही मतलब कोई 2 पिरिमिडिन पाए जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, डीएनए तो उसमें साइटोसिन और थाइमिन होगा, आरएनए तो उसमें साइटोसिन और यूरेसिल होगा। प्यूरिन दोनों में होंगे, मतलब डीएनए में भी एडेनिन गुआनिन होगा, आरएनए में भी एडेनिन गुआनिन होगा। ठीक है, ठीक है। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ, देखो वही बात निकल गई, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन तो दोनों में कॉमन है। एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में थाइमिन होता है। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ द थाइमिन, मतलब आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक है। इन नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट प्राइम, मतलब पहला फर्स्ट प्राइम, मतलब फर्स्ट प्राइम 1 प्राइम का मतलब है कि पहले वाले कार्बन, मतलब पेंटोस शुगर होगी, इसमें 5 कार्बन होंगे, इसमें पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ा होता है बेस से। ऐसे ध्यान रखना, या ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे मैं जब बसपा बोलता हूँ BSP, तो BSP में पहले कौन आ रहा है, बेस आ रहा है ना, शुगर उसके बाद आ रहा है, फास्फेट उसके बाद आ रहा है, बेस पहले आ रहा है, मतलब पहले नंबर पर आ रहा है, तो ये पेंटोस शुगर के भी पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ा रहता है। ऐसे ध्यान रखना। थ्रो किसके द्वारा, ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों बोल रहे हैं, एन ग्लाइकोसिडिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस का नाइट्रोजन और जुड़ा किससे, पेंटोस शुगर से। और शुगर क्या होती है, एक कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टर्म यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन बेस और कार्बोहाइड्रेट के बीच ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड होगा, बॉन्ड का नाम होगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बना लीजिए। अब देखो थोड़ा और समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे बेस और शुगर, BS, जब ये BS जुड़ा है, ये तो है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये है न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें भी अगर जब फास्फेट जुड़ जाता है तो इस पूरे को मिलाकर के बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब हम बेस शुगर की अभी बात कर रहे थे, तो जैसे बेस का नाइट्रोजन होता है और जो शुगर के वो कार्बोहाइड्रेट है तो उसका ग्लाइकोसिडिक होता है। तो ये बॉन्ड जो होता है तभी उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब बेस और शुगर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक नाम कहाँ से आया, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, और एन इसलिए आया क्योंकि बेस में ये नाइट्रोजन बेस होता है, तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, इधर नाइट्रोजन से इधर शुगर से। ठीक है, अभी ध्यान रहेगा सर। थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बन गया। ठीक, भाई मैंने लिखा चूँकि नाइट्रोजन बेसिस है कार्बोहाइड्रेट की तो लिंकेज है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बोलेंगे। सच एज एडेनोसिन और डीऑक्सी एडेनोसिन, या गुआनिसिन और डीऑक्सी गुआनोसिन। अब देखो आपको बता दें कि न्यूक्लियोसाइड के नाम कैसे कैसे अब दिए जाते हैं, जैसे डिपेंड करेगा कौन सा बेस जुड़ा है। ठीक है, एडेनिन जुड़ा है, गुआनिन जुड़ा है, ठीक है, साइटोसिन जुड़ा है, या यूरेसिल जुड़ा है, या फिर थाइमिन जुड़ा है, किससे, शुगर से। तो उस हिसाब से अलग अलग नाम हो जाएंगे। अगर बेस में एडेनिन जुड़ता है तो नाम हो जाता है एडेनोसिन, आरएनए के केस में। डीएनए के केस में जुड़ता है तो डीऑक्सी एडेनोसिन। गुआनिसिन हो जाता है आरएनए के केस में जब गुआनिन जुड़ता है, डीएनए के केस में गुआनोसिन जुड़ेगा डीऑक्सी गुआनोसिन। साइटिडीन हो जाता है जब आरएनए के केस में साइटोसिन जुड़ता है शुगर से, साइटिडीन। तरीका भी बता दूंगा, कन्फ्यूज मत हो। और डीएनए में जुड़ेगा तो डीऑक्सी साइटिडीन। यूरिडीन जब यूरेसिल जुड़ेगा आरएनए में। अब डीऑक्सी यूरिडीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्या भैया उसमें तो डीएनए में थोड़ी कोई यूरेसिल जुड़ता है, डीएनए में यूरेसिल होता ही नहीं है। तो यूरिडीन नाम कहाँ है
केवल आरएनए में। डीऑक्सीथाइमिडीन होता है, ये सही है डीऑक्सी। हाँ स्पेशल बात है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है डीऑक्सीथाइमिडीन का हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएनए में। ठीक है, ठीक है, केवल थायमिडीन में बोल जाएंगे तब भी चल जाएगा वैसे। ठीक है, लेकिन डीऑक्सीथाइमिडीन बोल देते हैं। ठीक, अब देखो जैसे ये ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड की पहचान आप कैसे करोगे पता है? या तो साइन वर्ड आ रहा होगा लास्ट में साइन, या फिर डीन आ रहा होगा। ठीक है, अब ये भी कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं है। जैसे साइन, जैसे प्यूरिन होता है तो प्यूरिन वालों में साइन आता है। जैसे एडेनिन होगा ग्वानिन होगा, तो देखो कैसे करें, एडेनोसिन ग्वानोसिन, तो प्यूरिन वालों में सीन सीन आ रहा है क्योंकि प्यूरिन में आई एन ई लास्ट में, इसमें भी साइन। तो प्यूरिन मतलब एडेनिन ग्वानिन को अगर बनाना है न्यूक्लियोसाइड तो कैसे बनाएंगे, एडेनोसिन ग्वानोसिन। और डीन डीन किसमें आता है, प्यूरिन पिरिडिन वालों पिरिमिडीन वालों में। ठीक है, ठीक, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। तो पिरिमिडिन्स वाले में क्या आ जाएगा, पिरिमिडीन में भी डीन आ रहा है ना लास्ट में, तो यहाँ डीन, तो पिरिमिडीन मानो डीन आता है। ठीक है, जैसे साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, यूरेसिल होता है, तो उसमें देखो साइटिडीन डीन आ गया, थायमिडीन यूरिडीन। तो पिरिमिडीन वालों में डीन डीन आता है, सिंपल सी बात है। जो प्यूरिन होंगे उसमें ईनिन आएगा। ठीक है, एडेनोसिन ग्वानोसिन, सिंपल सी बात है। न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए ये बात। और अगर न्यूक्लियोटाइड जब बन जाएगा ना, मतलब फास्फेट भी जुड़ जाएगा, तब तो एक कॉमन आ जाता है, चाहे वो प्यूरिन्स वाला हो चाहे पिरिमिडीन्स वाला। इलिक एसिड, BILICACD, इलिक एसिड। ठीक है, अभी आएगा आगे। ठीक है, when a phosphate group is linked to OH और 5' कार्बन पे न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या, न्यूक्लियोसाइड वही मतलब इसमें बेस और शुगर है, तो उसकी जब 5वें नंबर के कार्बन पर ये फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। फास्फेट ग्रुप जो है 5वें पर भी जुड़ सकता है, 3 पर भी जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे जुड़ता है, ऐसे मान लो ये फास्फेट ग्रुप, एक फास्फेट ये ग्रुप है, तो इधर की रिंग के 5वें नंबर कार्बन पर जुड़ेगा, तो इधर की पेंटो शुगर के 3रे नंबर पर कार्बन पर जुड़ेगा, ऐसे होता है। फिर ये एक और मान लो ऐसा करके ये लिंक बनती चली जाती। कार्टून बना रहा हूँ, कार्टून वाला समझाने के लिए। तो इधर ये 5 से जुड़ा है, तो इधर ये 3 से, फिर 5 से, फिर 3 से, 5 से, ऐसे करके जुड़ता चला जाता है। ठीक है, ठीक है, 5 3 5 3 5 3, मतलब फास्फेट ग्रुप जो जुड़ेगा वो 3 से जुड़ेगा या फिर 5 से जुड़ेगा। अब बेस हमें से कहाँ से जुड़ता था, 1' से। अब देखो यहाँ तक हो गया ये। When a phosphate group is linked to the OH of the 5' carbon of a nucleoside the through phosphoester linkage। अभी डाइस्टर नहीं है, फास्फोइस्टर लिंकेज। अब तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, जब बेस शुगर से जुड़ा ये तो N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड हो गया बेस शुगर को मिलाकर, अब ये न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट से जुड़ेगा ना, तो इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं क्या, फास्फोईस्टर बॉन्ड, फास्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक है, जो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट के बीच में है। ठीक है, न्यूक्लियो ये हो गया फास्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट के बीच हो गया
फास्फोएस्टर बॉन्ड, या लिंकेज बोलते हैं बॉन्ड, तो फास्फोएस्टर लिंकेज बोलते हैं। थ्रू फास्फोएस्टर लिंकेज ए करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द शुगर प्रेजेंट, कौन सी शुगर है उस पर डिपेंड करेगा। अगर डीऑक्सी वाली है तो डीऑक्सी टाइम लगाएंगे, सिंपल सी बात है। इज फॉर्म्ड टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' to 5' फास्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म ए डाई न्यूक्लियोटाइड। आप देखो अभी जो मैंने कार्टून कोना बनाया था, जैसे हम ये ले लें, डाई न्यूक्लियोटाइड की बात की जा रही है। एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। अब ये डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, एक तरफ ये 3 से जुड़ा है, एक तरफ 5 से जुड़ा है, तो हो गया 3' to 5'। अब इसको बोलते हैं, इस वाले बॉन्ड को, ये वाला बॉन्ड होता है फास्फोडाइएस्टर। इसमें डाई वर्ड आ जाता है, मतलब एक बसपा दूसरे बसपा से, एक बीएसपी दूसरे बीएसपी, एक बहुजन समाजवादी पार्टी दूसरे बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़ती है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होते हैं ना, तो डाई वर्ड लग गया, सिंपल। ठीक, टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3' to 5' फास्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म ए डाइन्यूक्लियोटाइड। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइंड इन सच ए मैनर। वही मैंने जोड़ के बताया, ऐसे आगे की तरफ चेन बनती चली जाती है। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी, मतलब मोर बसपा बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी बेस शुगर फास्फेट। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइंड इन सच ए मैनर में टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इस प्रकार से पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है। ये पॉलीमर दस फॉर्म्ड, और इस प्रकार जो पॉलीमर बनता है हैज़ एट वन एंड ए फ्री। इस प्रकार जब ये बहुत बड़ी चेन बन करके तैयार हो जाती है तो फाइनली हम देखते हैं कि इसके एक एंड पर एक फ्री, एक एंड पर क्या हो जाता है, एक एंड पर फ्री फास्फेट मोइटी मिलती है एट 5' एंड ऑफ शुगर विच इज रिफर टू एज ए 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये फ्री फास्फेट मोइटी मिलती है एट 5' एंड ऑफ द शुगर में, विच इज रिफर टू, इसको क्या बोलते हैं, 5' एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब दूसरे पर सिमिलरली इसी प्रकार एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पर एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर दिस शुगर हैज ए फ्री OH। दूसरे किनारे पर फ्री OH मिलता है और 3' कार्बन पर। ठीक है, एक पे फ्री फास्फेट मोइटी थी 5' वाले पे, ऐसे देना कि फा से फास्फेट 5'। ठीक है, और फ्री OH कहाँ मिलता है, 3' कार्बन पर, विच इज रिफर टू एज 3' एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फाउंड बाय ड्यू टू शुगर एंड फास्फेट। बैकबोन किसके द्वारा बनती है, मैंने जो है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी बताया था। शुगर बैकबोन बनती है SP के द्वारा, SP मतलब शुगर और फास्फेट के द्वारा, मतलब सुपरिंटेंडेंट पुलिस SP। अरे याद करने के लिए वो SP, तो जैसे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बैकबोन बनाएंगे SP, अगर SP अच्छा होगा तो सब कुछ व्यवस्था अच्छी चलेगी। तो जैसे मान लो इसे समझाने के लिए बनाया उस तरीके से। ये बॉन्ड बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड, एक स्टैंड दूसरे स्टैंड के बीच, और ये जो स्टैंड, ये बैकबोन जो बने हुए SP से मिलकर बने, SP SP SP, इस तरीके से SP SP, बीच में ये बेस होते हैं। ठीक है, तो SP से मिलकर बनी हुई होती है बैकबोन। ये नाइट्रोजन बेसिस लिंक्ड टू शुगर मोइटी, और ये नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं शुगर मोइटी से हम जानते ही ना, बेस शुगर के पीछे ही तो सबसे पहले जो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा मिलकर के बनाता है न्यूक्लियोसाइड, तो वही है द नाइट्रोजन बेसिस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। हम बैकबोन से प्रोजेक्ट करते रहते हैं। देखो देखो अंदर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बाहर की तरफ निकले, पर ये बैकबोन का अंदर का पार्ट थोड़ी है, बैकबोन के बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करे पड़े हैं नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, बाकी जो है और इससे रिलेटेड पॉइंट और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, बाकी अभी यहीं तक छोड़ते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी कुछ वीडियो को फायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।